हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहला है हम लोग जेन टेक के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और मैं आपको अपना टेक दूंगा जेन टेक के Q4 के रिजल्ट पे। तो देखो, रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। रिजल्ट बिल्कुल ही वाहियात है, इस पे कुछ बोलने का सेंस ही नहीं बनता है। रिजल्ट पे मैं क्या बोलूं, रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मार्जिन डिक्लाइन किया है, रेवेन्यू डिक्लाइन किया है। पर ऐसी कंपनीज का हमें रिजल्ट ऐसे नहीं देखना है। इनका मेन जो मैटर करता है वो है फॉरवर्ड आउटलुक। ये मार्केट को ऑलरेडी पता था कि इसका रिजल्ट खराब आ सकता है। दैट्स व्हाई मार्केट ने इसके शेयर प्राइस को ऑलरेडी पनिश कर दिया है। हमें देखना पड़ेगा कि इसका फ्यूचर में क्या लाई करता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी के बिजनेस वर्टिकल को आप दो चीज में बांट सकते हो। पहला है एंट्री ड्रोन सिस्टम और दूसरा है सिमुलेटर्स। एंट्री ड्रोन सिस्टम में ये लोग क्या करते हैं, फुल डिटेक्शन सूट, रडार एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स। उसके अलावा ये लोग सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। उसमें क्या करेंगे, ये लोग कम्युनिकेशन जैमिंग कर देंगे। देखो क्या होता है ना कि ड्रोन को उड़ाता है कोई और कोई उसको कम्युनिकेट करता है पीछे से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो कि उसको जैम कर देंगे। उसके अलावा ये लोग हार्ड किल कैपेबिलिटीज भी डेवलप कर रहे हैं। देखो, सॉफ्ट किल में क्या हुआ कि कोई ऑपरेटर है, उसका कनेक्शन तोड़ देना, तो ड्रोन क्या बोलते हैं, ड्रोन को पता ही नहीं चलेगा क्या करना है आगे। वैसे हार्ड किल में क्या होगा कि डायरेक्ट डिस्ट्रॉय किया जाएगा, फिजिकल अटैक करके डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इस पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हो गया सिमुलेटर। सिमुलेटर्स क्या हुआ, वर्चुअल एंड लाइव सिमुलेटर फॉर टैंक, एयर डिफेंस एंड नेवल सबमरीन। तो एक तरह से बोलोगे कॉम्बैट ट्रेनिंग वगैरह में यूज होता है सिमुलेट करने में, ताकि जो आर्मी वगैरह होता है ना वो प्रिपेयर कर सके। तो ये है जेन टेक्नोलॉजी का आपको बिजनेस वर्टिकल। ये जो है ना आपको एंट्री ड्रोन सिस्टम, ये काफी कॉम्पिटेटिव है। जैसे आप देखोगे अपोलो माइक्रो सिस्टम हो गया, फिर आपको एक्सिस स्टेट्स हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है और कंपटीशन बहुत हाई हो। आजकल जो चल रहा है वो है स्वार्म ड्रोन्स का जमाना। स्वार्म ड्रोन्स का यूज होता है आपको एनिमी के डिफेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ज्यादातर कंपनी जो आज के टाइम पे स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करेगी, उनको एडवांटेज है कंपेयर टू ये थोड़े पुराने हो चुके हैं आज के टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि आज ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपको स्वार्म ड्रोन्स की वजह से। जो आप देख रहे हो ना, इजराइल ईरान ये इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें स्वार्म ड्रोन्स की वजह से आपको ईरान को काफी ज्यादा एज है। स्वार्म ड्रोन्स क्या हुआ, बहुत सारे एआई कम्युनिकेटर ड्रोन्स को एक साथ भेज देना, फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर, इसका भी तोड़ निकाला जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, कंपनी का ऑर्डर बुक कैसा बिल्डअप हो रहा है। देखो, बस नंबर तो ऑलरेडी लोगों को पता था कि खराब हो रहा है, क्योंकि FY 26 में ऑर्डर फ्लो बहुत ही गंदा था, क्योंकि सरकार का प्रायोरिटी थोड़ा शिफ्ट हो चुका था। नॉर्मल बिजनेस से थोड़ा उन पे चला गया था जिनको जरूरत है। क्या हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ तो वहां पे कुछ चीजें डिस्ट्रॉय हुई। ठीक है, कुछ चीजें डिस्ट्रॉय नहीं हुई, क्या बोलते हैं, कंज्यूम हो गया। तो सरकार का ध्यान उधर चला गया और जो नॉर्मल चीजें थी उससे सरकार का थोड़ा ध्यान, मतलब होता है ना प्रायोरिटी चेंज हो जाना। तो ऐसा मैनेजमेंट का बोला था। अब क्या है कि नॉर्मल सब कुछ हो रहा है, तो इस कंपनी के लिए बिजनेस आपको नॉर्मल शुरू हो रहा है। तो क्या हुआ, मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हमारा ऑर्डर बुक था 1000 करोड़ का, फिर हमने 430 करोड़ का ऑर्डर बुक ऐड किया, एग्जीक्यूट किया 170 करोड़ का, 78 करोड़ का, और हमारे पास बचा है 1336 करोड़ का ऑर्डर बुक। और मैनेजमेंट का ये बोलना है कि इसमें से मेजोरिटी ऑर्डर बुक हम एग्जीक्यूट करेंगे FY 27 में। मान लेते हैं कि ये लोग 1100 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे इन ऑप्टिमिस्टिक केस, तो इनका FY 26 का रेवेन्यू कितना था, 688 करोड़ का। तो रेवेन्यू में लगभग आपको 70-80% का जंप आएगा, लेकिन हो सकता है कि प्रॉफिट में डबल हो जाए, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंड कर सकता है। तो क्या होगा कि जो कंपनी आज के टाइप पे आपको 78 के पी पे अवेलेबल है, वो 39 के पी पे अवेलेबल है। तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से कंपनी थोड़ी सस्ती लगती है डिफेंस कंपनी के हिसाब से। लेकिन मुझे सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मुझे उतना फॉरवर्ड आउटलुक नहीं दिखता है कंपनी का तगड़ा। मतलब 1 साल का दिख रहा है, हो सकता है और ऑर्डर मिलते जाए। मैनेजमेंट का ये बोलना है कि हम लोग FY 27 जो एंटर कर रहे हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट और एंटर कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इनफ है, मेरे हिसाब से नहीं है। ऑर्डर बुक को देखना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। सीन यही है। और जो फील्ड है इनका वो काफी कॉम्पिटिटिव है, एंटी ड्रोन वाले, और मेरे हिसाब से एडवांटेज उसको है जो कि लेजर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है आज के टाइम पे। तो दैट्स ऑल। जेनटेक का रिजल्ट अच्छा नहीं था, ऑर्डर बुक अच्छा खासा सेप अप हो रहा है, बट स्टिल नीड ट्रैकिंग। नथिंग कंफर्म आज के टाइम पे नहीं है। देखो, जब मैंने जेनटेक का डीप डाइव किया था ना, तब मैंने बोला था देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। जैसे मैंने उस टाइम पे बोला था अपोलो माइक्रो सिस्टम, एंड यू कैन से कि अपोलो माइक्रो सिस्टम अपने बॉटम से ना अच्छा खासा रिकवर कर चुकी है। जैसे मैंने जब अपोलो माइक्रो सिस्टम पे वीडियो बनाया था,
तब वो 180 के आसपास था, आज कहां पे लगभग 297। तो वहां से वो कंपनी लगभग आपको 60-70% ऊपर आ चुकी है, 180 से आपको 270, ठीक है। तो आई थिंक 50-60% के आसपास ऊपर आ चुके हैं, लेकिन वो भी अच्छा जब वैसे वो क्या होता है ना, जब मार्केट आपको रिवर्सल करेगा तो वो स्टॉक ज्यादा तेजी से भागेगा जिसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है और जिसमें सर्टेनिटी है। जेनटेक के केस में क्या है कि आपको 1 साल का विजिबिलिटी मिल रहा है, उसके ऊपर का विजिबिलिटी नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं अपोलो माइक्रोसिस्टम के केस में क्या था, आपको मल्टी ईयर विजिबिलिटी दिख रहा था वहां पे, क्योंकि उनका बिजनेस ही अलग है, मोनोपोली है। यहाँ पे मोनोपोली टाइप का सीन नहीं है। फिर भी मैं ये बोलूंगा कि जेनटेक का बिजनेस खराब नहीं है, बट देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन मार्केट। आप रिसर्च करो, इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। इनका रिजल्ट भले ही खराब आया है, फ्यूचर एटलीस्ट 1 साल का आउटलुक तो अच्छा दिखता है, एंड दैट्स ऑल, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। अब हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं जिसका की नाम है आपको HFCL एंड STL का कंपैरिजन। तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर क्यों रहा हूं भाई, देखो ये दोनों एक ऑप्टिकल फाइबर की कंपनी है। STL जो है आपको अच्छा खासा ऊपर आ चुका है अपने बॉटम से, एंड SCL में भी आजकल आपको रनअप दिख रहा है, तो अच्छा खासा रनअप आ रहा है आपको HFCL में। तो HFCL को क्या इंटरेस्टिंग बनाता है वो आपको मैं बताऊं। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर में डेटा सेंटर में किसी कंपनी को देख रहे हो तो STL टेक में से और HFCL में से कौन सा मुझे अच्छा लगता है ये मैं बताऊंगा। देखो दोनों ही ऑप्टिकल फाइबर में है, एक का आपको नीश है, जैसे STL है ना आपको टेक्निकली एडवांस है। सिंपल बताता हूं आपको, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन लिख के रखा हुआ है। तो एक तरह से समझ लो जो STL टेक है ना वो आपको डीप टेक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेड कंपनी है, ठीक है। वहीं पे आपको HFCL है, थोड़ा डाइवर्स है, इनका टेलीकॉम में भी काम है, फाइबर मैन्युफैक्चरर भी है, उसके अलावा ये लोग आपको डिफेंस के भी इमर्जिंग प्लेयर बनते जा रहे हैं। तो FY26 का रेवेन्यू देखोगे तो दोनों का लगभग बराबरी था, 4700 करोड़ के आसपास आपको STL का था, एंड HFCL का 49 करोड़, लगभग आपको कितना है 5000 करोड़ के आसपास। करेंट ऑर्डर बुक कितना है 7309, बस 5-6 क्वार्टर का विजिबिलिटी देता है। वहीं पे अगर इनका देखोगे 21206 करोड़ है, मल्टी ईयर विजिबिलिटी है इनका। देखो STL टेक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसका डीप टेक का काम है। डीप टेक का क्या काम है इनका, अगर आप देखोगे तो डीप टेक का इनका होलो कोर फाइबर का काम है, जो कि क्या करेगा 46% डेटा ट्रांसफर का रेट को इंक्रीज कर देगा, जो आज के टाइम पे डेटा सेंटर का बोतलनेक है, और उससे डेटा सेंटर्स कंपनी को काफी फायदा हो सकता है। तो इनका आपको वैल्यूएशन हाई रहेगा, लेकिन क्या फिर भी 302 का वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? नहीं है। वो भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं, जब आके आप इनका Q4 के रिजल्ट को डीपली एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लगभग 59 करोड़, ठीक है। अगर यहां से मैं 54 करोड़ हटा देता हूं, भले ही इन्होंने थोड़ा ज्यादा टैक्स दिया हुआ है, फिर भी का नंबर इतना ज्यादा होना चाहिए। चलो मैं इसमें से क्या करता हूं ना, पहले 54 करोड़ हटा देता हूं, तो ये कितना बनना चाहिए, ये बनना चाहिए आपको लगभग 54 निकाल देता हूं तो 56-57। तो इनका आपको 30-40 करोड़ का एक्चुअली में पैट बनना था, यहाँ पे उससे ज्यादा नहीं बनना था। तो क्या हुआ, पैट को इन्फ्लेट किया गया है अदर इनकम को यूज करके, तो उतना भी अच्छा कंपनी का रिजल्ट नहीं है जितना दिखाई जा रहा है। क्या फिर भी मान लो कितना EPS है, 1.2 का EPS है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर 4 क्वार्टर्स, तो ये कितना होगा, लगभग 5 का होगा। 5 से डिवाइड कर दो 295 को, 60 का पी रेशियो बनता है भाई। अगर ये सेम नंबर रिपोर्ट करते रहे 300 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो लगभग 60 का पी रेशियो इसका बनता है। अगर ये 4 क्वार्टर सेम नंबर आपको डिलीवर करते हैं, वही HFCL का अभी ही पी रेशियो आपको 57 हो गया है, ठीक है। Q4 के नंबर के बाद Q4 का नंबर इनका अच्छा आया है, मार्जिन में हल्का सा कंप्रेशन है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप है। ये क्वार्टर ही देखोगे कंपनी का प्रॉफिट आपको 80% जंप हुआ है। लेकिन हमें हमेशा भविष्य देखना है, करंट में किसका वैल्यूएशन सस्ता है और भविष्य में कौन सी कंपनी अच्छा नंबर रिपोर्ट कर सकती है। तो वहीं पे मुझे लगता है कि HFCL को थोड़ा एज मिल जाता है। अब हम लोग मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से HFCL का कैलकुलेट करके देखते हैं कि फ्यूचर नंबर्स वगैरह कैसा दिख सकता है। एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हम लोग 20-25% के CAGR से ग्रो कर सकते हैं अपने रेवेन्यू को, गिवन 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक। ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, दे कैन डू इट मेरे हिसाब से। और मैनेजमेंट का ये भी बोलना है कि हमारा EBITDA मार्जिन भी बढ़ेगा।
तो मैंने क्या किया, 19% EBITDA मार्जिन लिया। हैवंट दे डिलीवर्ड इट? मेरे ख्याल से दे हैव डिलीवर्ड इट इन Q3 ओनली। तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है 19% का मार्जिन इनके लिए डिलीवर करना। अदर इनकम 68 करोड़ का एवरेज लिया मैंने 4 क्वार्टर का, उनसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, डेप्रिसिएशन हो सकता है बढ़ सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है फ्यूचर में घट भी सकता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या किया कि तीनों का आपको कैलकुलेशन कर लिया और 1.05 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5% एरर रेट एंड बीइंग कंजर्वेटिव। तो इनका पीबीटी बनता है 793 करोड़ का एंड पैट बनता है 594 करोड़ का। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, हो सकता है ऊपर भी जाए इसके। और आपको पैट टीटीएम कितना है, 329 करोड़ का, वो आपको यहां मिल जाएगा। पैट टीटीएम मतलब क्या हुआ, सॉरी पैट टीटीएम नहीं, FY26 का ही पैट समझ लो, लास्ट 4 क्वार्टर का पैट होता है। तो इनका प्रॉफिट में जंप आएगा 1.81x का। सीएजीआर बनता है 81%। अभी अवेलेबल है ये लोग आपको कितने पे, 57 के पीई पे। तो कंपनी का आपको पे रेशियो बनता है 0.7 का, चीप है उस हिसाब से। फॉरवर्ड पी बनता है 32 के आसपास का, तो कंपनी चीप है। वहीं पे आपको एसटीएल टेक का देखो, अगर सेम पी हर बार आपको करे, अगले 3 क्वार्टर तक सेम ईपीएस करे, तो वो 60 के पी पे अवेलेबल रहेंगे। लेकिन ये कंपनी आपको 32 के फॉरवर्ड पीई पे अवेलेबल है। ये भी तो डिफेंस में काम करती है, इसका भी तो नीश है ना। और मैंने भी एक और नंबर दिया था रफली कि हम लोग FY29 तक टारगेट कर रहे हैं 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करने का। इज इट इम्पॉसिबल? मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल नहीं है। डिफेंस जब उनका रैंप अप करेगा तो दे कैन डू इट, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, इनका 21% का EBITDA मार्जिन लेके EBITDA निकालेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा बोला है। और इट्स नॉट कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका आपको डिफेंस का जब बिजनेस बढ़ेगा तो डिफेंस का बिजनेस का 25% के आसपास EBITDA होगा, तो इट विल इन्फ्लेट EBITDA टोटली, ठीक है। तो फिर मैंने सेम कैलकुलेशन यहाँ पे किया, डिप्रिसिएशन वगैरह थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि उनके डिफेंस के जो आपके बिल्डिंग वगैरह है वो भी तो आपको आएगा ना, प्लांट वगैरह। तो पीबीटी बनेगा 1620 करोड़ का, पैट बनेगा 1215 करोड़ के आसपास का। पैट टीटीएम है 329 करोड़, पैट जंप आएगा अगले 3 साल में लगभग 3.7x का। सीएजीआर बनता है 55%, करंट आपको पी है 57, तो पे रेशियो 1 का बनेगा। फॉरवर्ड पी 15 का बनेगा। तो कंपनी चीप है उसके हिसाब से, एटलीस्ट एसटीएल टेक्स है तो चीप है। जैसे ऐसा है कि एचएफसीएल के केस में यू कैन कैलकुलेट थिंग्स, बट एसटीएल टिक में नहीं कैलकुलेट करना, थोड़ा मेरे लिए तो एटलीस्ट डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है एचएफसीएल इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू एसटीएल टेक। एसटीएल टेक वैसे भी ठीक ठाक भाग चुकी है अपने नीचे से, एचएफसीएल भागी नहीं है। एचएफसीएल का भी डिमांड है, कंपनी लुक्स गुड, नंबर वन आल्सो गुड, बट इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लेना, तभी कुछ करना। अब आते हैं हम लोग एक और बड़ा अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, द इंडियन यूनियन कैबिनेट इज एक्सपेक्टेड to soon approve a massive 37,500 करोड़ 37,500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम फॉर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो ये क्यों है, डिजाइन टू बूस्ट क्लीन एनर्जी एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट। ये गैस वगैरह का जब लोग इंपोर्ट करते हैं उससे रिलायंस घटाने के लिए है। अब ना मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी कंपनी है जिसको फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 3 कंपनी को लिस्ट डाउन करके रखा हुआ है। पहला है आपको इंजीनियर्स इंडिया, दूसरा है थर्मेक, तीसरा है गुजरात मिनरल। तो इंजीनियर इंडिया यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो आपको डिजाइनर कंसल्टिंग वगैरह काम करेगी, लो टू मॉडरेट इंपैक्ट होगा, सेफ बट स्लो। और दूसरा जो अच्छा इंपैक्ट हो सकता है वो थर्मेक्स पे हो सकता है, इनका इक्विपमेंट प्लस एग्जीक्यूशन का काम है। देन आपको हाई अगर ऑर्डर्स आता है तो एक्सट्रीम टीम प्ले हो सकता है थर्मेक्स इंडिया पर। थर्मेक्स इंडिया मुझे आज के टाइम पे थोड़ी ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी लगती है, पी रेशियो भी थोड़ा ऊपर है। तो देखो आगे क्या होता है, कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा आता है। इट इज अ कंपनी जिसको आप ट्रैक कर सकते हो, जिसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट से इनको एडवांटेज मिल सकता है। और जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है जीएमडीसी। एक और चीज है यहाँ पे, इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स इंडिया का थोड़ा एनालिसिस कर लेना, इसका पीई वगैरह सस्ता है, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। इंजीनियर्स इंडिया, एक मिनट, ठीक है। इंजीनियर्स ये इंडिया का देखोगे तो पी रेशियो वगैरह भी सस्ता है, मार्केट कैप भी उतना बड़ा नहीं है। तो अगर इन पे इंपैक्ट आया तो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस पार्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, डिजाइनर कंसल्टिंग वगैरह काम करेंगे, समझ लो ईपीसी टाइप का काम करेंगे। लो टू मॉडरेट इंपैक्ट हो सकता है, पर उतना बड़ा नहीं है। पर हमें देखना पड़ेगा इन स्केल ऑफ नंबर्स कितना हो सकता है, सेफ है, स्लो है। तब तीसरा कंपनी आता है आपको जीएमडीसी, रॉ मटेरियल सप्लायर है, कोयला सप्लाई करेंगे। जीएमडीसी पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ था, आप देख लेना, मैं डाल दूंगा। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगा जीएमडीसी पे, जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने ये पढ़ा था वहां पे कि इन्होंने एमओयू साइन किया हुआ एनटीपीसी के साथ टू यूटिलाइज गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या करेंगे, अपने लो ग्रेड कोल को वैल्यूएबल सिन गैस में बदलेंगे फॉर केमिकल इंडस्ट्री। लेकिन क्या इनको कोई रोक रहा है नॉर्मल गैस भी बनाने वगैरह से? तो नहीं, मेरे हिसाब से
ये भी एक कंपनी है जिसको आप ट्रैक कर सकते हो, एनालिसिस कीजिए। जीएमटीसी का तो आपको मेरे पास ही वीडियो मिल जाएगा, बाकी मैं देखता हूँ टाइम मिलेगा तो इंजीनियर्स इंडिया पे आई विल कम अप विद वीडियो। तो दैट्स ऑल, ये था मेरा 3 टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा। कोई भी कंपनी जो मैंने डिस्कस किया आज के वीडियो में वो बाय सेल कंपटीशन नहीं है, एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय, थैंक यू।